हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बहुत ही अनुभवी डॉक्टरों का एक पैनल मौजूद है। हमारे पहले एक्सपर्ट है डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी और दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर नारायण राव जी, और चर्चा के बीच हमसे यूरोप से जुड़ने वाले हैं डॉक्टर नवीन गुप्ता जी। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर मधुरा, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम डॉक्टर नारायण, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। डॉक्टर मधुरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल ओबेसिटी की समस्या बहुत लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो एग्जैक्टली ओबेसिटी का मापदंड क्या होता है? मतलब कैसे हम मेजर करें कि हमें ओबेसिटी है? बहुत अच्छा प्रश्न है कल्पिता जी। कैसे है? ओबेसिटी अपने आप में एक बीमारी है। इसमें अपने शरीर में इस तरह की सूजन है जिसके कारण पूरे शरीर का जो अच्छी तरह से उपचय होना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो नहीं होता। जैसे स्तन, उदर और नितंब, यहाँ मेद का इकट्ठा हो जाना, और जितना हम खाते हैं उससे अगर कम हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा कम करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये ओबेसिटी बीमारी हमें हो जाती है। जब हमारे पास पैसा बहुत आ जाता है और हम खर्चा नहीं करते, तो जिस तरह इनकम टैक्स पड़ता है उसी तरह। जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। डॉक्टर नारायण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओबेसिटी होने के कारण क्या क्या होते हैं और उसके कारण, मतलब ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? आज क्या हो गया है, आज हमारे मार्केट ऐसा हो गया है कि नए नए फूड्स आ गए हैं और लोगों को खाने के लिए हम ललचा रहे हैं, उनको टेस्ट की आदत पड़ती जा रही है। सिंपल बात है, आज हमारा हार्ट एक मुट्ठी का है और हमारा पेट 2 मुट्ठी का है। जब भगवान ने हमें बनाया, कि भगवान ने सोचा कि भाई इस आदमी को ये शरीर चलाने के लिए सिर्फ 2 मुट्ठी खाना ही बस होता है। मगर हो गया क्या है, हम खाते क्यों हैं? टेस्ट के लिए खाते हैं। जैसे जैसे हम खाते जाएंगे, जितना भी 2 मुट्ठी के ऊपर हम खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो क्या होगा, सिर्फ एब्सॉर्ब होता जाएगा और एब्सॉर्ब होता जाएगा और हमारे शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे हम खाते जाएंगे ये डिपॉजिट होते जाएगा, होते जाएगा। और दूसरा कारण क्या है, जो हम खाते हैं सनसेट के बाद, जो आज हमारा शरीर जुड़ा है, सूरज से जुड़ा है। सूरज उग गया, हमारा शरीर अंदर से खुल गया, सूरज डूब गया, हमारा शरीर अंदर से बंद हो गया। जैसे हम जाते हैं बैंक में, 3 बज गए, बैंक का सर्वर डाउन होता है, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऐसा ही एक सर्वर है जो सनसेट के बाद बंद हो जाता है। आप कुछ भी खा लो, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो सिर्फ एब्सॉर्ब होता है और फैट के रूप में हमारे पूरे शरीर पर जमना शुरू होता है, और वहां से हमारा शुरू होता है पूरा ओबेसिटी का प्रवास। डॉक्टर मधुरा, जैसे कि अभी डॉक्टर नारायण ने बताया कि हम लोग 2 मुट्ठी खाना हमारे पेट के लिए सही होता है, लेकिन हम फिर भी खाते रहते हैं। तो खाने का और मोटापे का कितना संबंध है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं, लोग कहते हैं मैं मोटा हूं तो मैं खाते पीते घर का हूं। तो क्या आप बता सकती है कि किस तरह मोटापे का और खाने का संबंध है? बहुत कैसे है, गहरा संबंध है। खाने का चीज ऐसे है कि कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो या तो वो एब्सॉर्ब हो जाता है, या तो कन्वर्ट हो जाता है, या तो एक्सक्रीट हो जाता है। पचन, पोषण और परिवर्तन, इस 3 तरीके से वो प्रवास करता है। लेकिन जब पचन भी नहीं होता, पोषण भी नहीं होता और उसमें परिवर्तन भी नहीं होता, तो संचित हो जाता है। जिस तरह मेदस्विता ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अगर ऊर्जा में खाना परिवर्तित नहीं हुआ तो मेदस्विता में संचिति उसकी चालू हो जाती है। इसमें मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के कारण एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह
सगर्भावस्था में प्रेग्नेंट वुमन जैसे खाना खाती है उस अनुसार उस बच्चे का फैट सेल का जो साइज है वो डिटरमाइन होता है। मीन्स हर एक मेद पेशी का अपना एक साइज होता है। अगर बाय बर्थ ही वो साइज गर्भिणी माता के गलत खान पान से तय हो गया तो उस बच्चे में बाद में ओबेसिटी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो खाने पीने का संबंध सगर्भावस्था से ही है और उसके बाद भी जो मैदा है, सफ़ेद शक्कर है या फिर जो हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना है, बार बार खाना है, भूख नहीं लग रही तब भी खाना है, तो ये सारे चक्र से खाने से अपनी ऊर्जा परिवर्तित न होकर मेद संचिति चालू हो जाती है। जी डॉक्टर नारायण, जैसे कि आपने पहले बताया कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है और मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। तो जैसे हार्ट डिसीज में मोटापे का बहुत ज़्यादा संबंध दिखाई देता है, तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, हम जितना खाते हैं, जैसे हमने एक्स्ट्रा खाना खा लिया, अब वो खाना क्या होगा, दैट विल बी एब्सॉर्ब एज अ फैट, और वो फैट अब्सॉर्ब होता जाएगा और हमारे हार्ट में, हमारे करोनरीज में जाकर बैठता जाएगा, वहाँ के प्लाक करता जाएगा, जहाँ भी उसको चांस मिला वहाँ जाकर बैठेगा और हमारा प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम शुरू होते जाएंगे, जो हमारा सर्कुलेशन में डिफिकल्टी आती जाएगी, हार्ट का पंपिंग और धीमे धीमे होता जाएगा और हमें हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। जी, तो जैसे कि आपने कारण तो बता दिए दोनों डॉक्टरों ने, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोटापा कम करने के लिए डाइट करना, एक्सरसाइज करना, योग करना, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा आयुर्वेद में और क्या चीजें हैं जिससे हम मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं? अब आपने पूछा डाइट, ये सारे डाइट, दुनिया भर के सारे डाइट्स आर अनसाइंटिफिक एंड अनएक्सेप्टेबल। आप कोई भी डाइट 3 महीना करोगे, 6 महीना करोगे, बाद में छोड़ दोगे, और जैसे ही आप डाइट छोड़ दिया वो रिबाउंस करेगा वजन, और पूरा के पूरा वजन उससे भी बढ़ता जाएगा। तो प्रयास क्या रहेगा हमारा? डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा प्रयास है डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हम जितना भी खाना हमने खाया है उतना पूरा डाइजेस्ट करने का प्रयास हमें करना है, ना कि डाइट करने का प्रयास। डाइट से कुछ नहीं होता है। जी बराबर, मैं भी सहमत हूँ इससे, क्योंकि आजकल डाइट पे बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन डाइट यह अपने आप में एक वैशिष्ट्यपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद ऐसे मानता है कि अगर आप अच्छे से खाना खाओ तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, और आप अगर अच्छे से खाना न खाओ तो दवाई से भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो किस तरह से हमें सोचना है इसके बारे में? हमारी प्रकृति, हमारी उम्र, हमारा वातावरण और हमारा व्यवसाय, ये सभी एक तय करते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो किस तरह से शोषित होता है। तो आयुर्वेद ने इसमें पंचकर्म या 5 ऐसे प्रोसीजर्स बताए हैं। जैसे मैडम ने बोला है प्रकृति, अब हमें खुद को नहीं मालूम हमारी प्रकृति क्या है, और हम प्रकृति के विरुद्ध हम खाते हैं, विरुद्ध आहार हम खाते हैं, और तो सारा हमारा पूरा अंदर का संतुलन पूरा बिगड़ जाता है, और संतुलन बिगड़ गया हमारे प्रॉब्लम शुरू होते जाए। हम बोलते हैं हम कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी हम बड़े होते जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया है, हमारा वात फैक्टर जो हमारे शरीर में है वो बढ़ता जा रहा है। हम उस पर ध्यान देते ही नहीं है कि जो हम खाना ऐसे चूज करेंगे जिससे हमारा वात कम हो जाता है। ये हमें सीखना चाहिए। ये सही डाइट है। ये डाइट अपनी प्रकृति से हिसाब से हम खाते जाएंगे, तब जाकर हमारा सही डाइजेशन होता जाएगा। जी डॉक्टर मधुरा, मैं आपसे पंचकर्म के इलाज के बारे में जानना चाहूंगी। पंचकर्म यह 2 तरीके से उपयोग में लाते हैं, एक तो स्वास्थ्य की रक्षा करने में और ट्रीटमेंट। इस मॉड्यूल पे अभी हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो पंचकर्म की बात हम ऐसे करेंगे स्वास्थ्य की रक्षा करने में। जैसे बहुत बार हमारा उपचय
यह एक कफ प्रकृति के जो व्यक्ति है वो वैसे भी कफ प्रधान प्रकृति के व्यक्तिमत्व थोड़े से मोटे हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर है, प्रकृति का फैक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको हम बोल सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हमें बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेस्ट और हिप रेशो हमें देखना है। वेस्ट और हिप रेशो अगर महिलाओं में 0.85 से ज्यादा है तो ओबेसिटी है, ऐसे समझना है, और पुरुषों में यह 0.9 वेस्ट और हिप रेशो इससे अगर ज्यादा है तो ओबेसिटी है। इसमें लक्षणों की तरफ ध्यान देना है। अगर हमें उत्साह नहीं हो रहा है, हमें काम करने में कुछ मन नहीं लग रहा है, हमें हाफ रहे हम लोग, पेट बढ़ा हुआ है सीने से ज्यादा, तो ये सारी चीजें हमें ओबेसिटी की तरफ ध्यान दिलाती है, जिसमें आप BMI है, फैट परसेंट है बॉडी का, वो तज्ञों की सहायता से देख सकते हैं। जी, अभी हमने चयन कर लिया कि ऋतुनुसार हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना है, मैनेज करना है और ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना है। तो स्वास्थ्य या प्रिवेंशन जो है वो पंचकर्म में कैसे काम करता है? जैसे वसंत ऋतु में हम वमन कर्म करवाते हैं। वमन कर्म में क्या है, जिस तरह ये स्पेसिफिकली फरवरी और मार्च में हम करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एक ओलेशन थेरेपी है, थोड़ा हम घी पिलाते हैं, हाँ, फिर सारे जो टॉक्सिन्स है, जो विषाक्त द्रव्य है, वो हम पेट में लाते हैं और फिर आमाशय की शुद्धि करते हैं। तो उसके कारण वमन से पूरे शरीर के जो कफ दोष है, पित्त दोष है, जिसका बराबर से डॉक्टर साहब ने बोला कि पचन नहीं हुआ, हाजमा नहीं हुआ है, वो सारे निकल जाते हैं। जी, ठीक है। तो कोई भी ऐसे फॉरेनर है जिसके पास अपना पासपोर्ट नहीं है तो घूमता रहेगा इधर उधर, जी, उसको कहीं भी मान्यता नहीं मिलेगी। तो ये न हजम हुए कफ पित्त जिनको पासपोर्ट नहीं है उनको निकाल बाहर करना, जी, तो वो वमन का काम होता है। उसके कारण सिर में अपने जो लेप्टिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है, जो बोलता है कि बस हो गया, अभी मुझे खाना नहीं है ज्यादा। तो लेप्टिन हार्मोन अच्छे से कार्यरत होने के लिए वसंत ऋतु का वमन काम करता है। जी, तो बेसिकली प्रिवेंशन हो जाएगा, मोटापा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। फिर जैसे सितंबर अक्टूबर की बात है, तो सितंबर अक्टूबर में जब हम विरेचन करते हैं विधिवत पंचकर्म तज्ञों की सहायता से, तो क्या हो जाता है कि उससे अपने शरीर की जो चर्बी जम गई है, जैसे गंज लगता है, जी, जंग लगता है, तो जंग लगता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, है ना, तो वो जंग पिघल जाता है। उसी तरह अपनी जो मेदस्विता है उसको पिघलाने के लिए ये विरेचन सितंबर से अक्टूबर में काम करता है और ओबेसिटी का प्रिवेंशन हो जाता है। जी, तीसरी अहम महत्वपूर्ण बात जिसकी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे, वात दोष की, जिससे कभी आपको भूख लगती है, कभी नहीं लगती, जिसे हम बोली भाषा में बोलते हैं बिंज ईटिंग। जैसे स्ट्रेस हो गया, कुछ करने को नहीं है, नकारात्मकता बढ़ गई, तो हम खाते जाते तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे। तो बरसात की शुरुआत में अगर बस्ती यह चिकित्सा कर ले तो क्या होता है कि ये बिंज ईटिंग कम हो जाती है, जो एब्सॉर्प्शन है वो अच्छी तरह से बढ़ता है। तो विटामिन B12 है या ऐसी जो सूक्ष्म पोषकांश है वो अच्छी तरह से शोषित हो जाते हैं। जी, तो आदमी जो है वो बहुत स्थिर मन, शांत मन, अच्छा रहता है। जी, वात दोष कम हो जाता है, तो इसके कारण मोटापा नहीं बढ़ता। ये सारे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट वाले चीजें हैं। अगर ट्रीटमेंट में हमें सोचना है कि हमें मोटापा कम करना है, तो भी हम इस तरह से वमन, विरेचन, बस्ती कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे 30 इयर्स के क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे निर्भर है। नस्य यह भी एक पंचकर्म का भाग है। 2 बूंद, जैसे बोलते हैं ना 2 ड्रॉप जीवन के लिए, वैसे 2 ड्रॉप मोटापा कम करने के लिए। दोनों नॉस्ट्रिल में अगर 2 बूंद तिल का तेल या नारियल का तेल या घी डाल दिया जाए तो रात को अच्छी तरह से नींद आ जाती है।
बहुत बार ऐसे देखा है कि नींद का साइकिल बिगड़ने से, लाइफस्टाइल गड़बड़ी होने के कारण, शांत स्वरूप में विश्राम न होने के कारण मोटापा बढ़ता जाता है। तो उसमें ये नस्य एक ट्रीटमेंट इस तरह से भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे पंचकर्म है, लेकिन और एक ही ट्रीटमेंट बोलकर यहाँ मैं रुकती हूँ कि पूरे शरीर को तिल तेल का मसाज करना है। और उपटन है, ड्राई पाउडर उपटन, जो हम मसूर दाल का एक आटा ले सकते हैं या हम बेसन का आटा ले सकते हैं। तो उसको नागर मूथा है, उसमें सारे द्रव्य रहते हैं जो उपटन हम दिवाली में यूज करते हैं। उसको अगर पेट पर या जहाँ मोटापा जाता है वहां बाहर से घिस दिया जाए तो भी जो ऊर्जा निर्माण होती है उसके कारण भी मोटापा कम होता है। मुझे बहुत बार ऐसे लगता है मोटापा है इसके लिए हिलना चलना कम, हिलना चलना कम इसके लिए मोटापा है, तो एक दूसरे पे निर्भर है। हम आयुर्वेद के साथ, पंचकर्म के साथ इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी।